हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है मनीष और आपका मेरे आईएमपी स्टडी वाला चैनल पर स्वागत है। तो जैसे कि हमारा 12th का आईएमपी सीरीज चल रहा है, जिसमें मैं ऑलरेडी जो है 2 यूनिट डिस्कस कर चुका हूं और ये हमारी यूनिट जो है वो तीसरी यूनिट है जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस यूनिट में आपको एक बात मैं बता दूं कि क्वेश्चन जो है थोड़े से ऐसे हैं जो मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड कर रहे हैं, मतलब थोड़े कंफ्यूज्ड करने वाले हैं। तो मैं भी पॉसिबिलिटी की क्वेश्चन कम ही रखें हम और थोड़ा अच्छे से समझें इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो मैं आपको बताऊंगा, आपको उन्हीं को लिखना है, ठीक है। फिर भी डाउट्स हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, मैं उन्हें दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा। और अगर उसे पूरी तरह से एक्सप्लेन करना है तो वो भी मुझे आप कमेंट के थ्रू बताएं, मैं उसका एक अलग से वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। तो ठीक है, हम क्वेश्चन जो है देखते हैं तीसरी यूनिट के कि क्या है। आज हम सिर्फ 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कोशिश करूंगा वीडियो छोटे से छोटा बने, लेकिन आपसे एक और अनुरोध है कि आप वीडियो को स्किप कर कर ना देखें। मेरे ही वीडियो से मतलब नहीं, किसी भी अगर आप एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो देख रहे हैं तो क्या है कि उसमें बहुत सारी बातें होती हैं छोटी छोटी जो फ्लो में निकल जाती हैं और आप स्किप करते हो तो वो समझ नहीं आती। तो ऐसा ना करें, बिना स्किप करके देखें वीडियो, है ना। 10-15 मिनट में कोई आपकी ट्रेन नहीं छूट रही है। और निवेदन है कि अच्छे से पढ़ें और क्वेश्चनों को बार बार समझने का प्रयास करें, रटे नहीं। क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ जरूरी नहीं कि यही एग्जाम में इनसे रिलेटेड आएंगे, तो आपको लिख के आना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम फटाफट बिना विलंब करें। तो हमारा यूनिट 3 जैसे कि 6 मार्क्स का है, इसमें से मैक्सिमम 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि डेरिवेशन तो आ ही नहीं सकते, ये तो आप भी समझते हैं। 2 मार्क्स में भला क्या ही डेरिवेशन आएगा, तो एक एक नंबर के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम देख लेते हैं। जैसे कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, व्हाट इज लोरेंज फोर्स। बिल्कुल 2022 में भी आया है, 2019 2018 में, कि लोरेंज फोर्स होता क्या है। तो डियर स्टूडेंट, लोरेंज फोर्स क्या होता है, अगर मैं इसको समझने का प्रयास करूं कि लोरेंज फोर्स होता क्या है, तो देखो आपको मैं एक बात बता दूं कि आप सबने मैग्नेट देखा है, समझ में आ गई। एक साउथ पोल होता है और एक नॉर्थ पोल होता है, ठीक है। और मैग्नेट के अंदर अगर हम एक नॉर्मल मैग्नेट की बात करें, समझ में आ गई बात। तो नॉर्मल मैग्नेट में क्या होता है, नॉर्मल मैग्नेट की अगर मैं बात करूं तो नॉर्मल मैग्नेट के अंदर जो है एक नॉर्थ होता है और एक साउथ होता है, और नॉर्थ से साउथ की तरफ सारी लाइनें जाती हैं। क्लियर हो गई बात। लेकिन इंटरनली हमेशा जो है डायरेक्शन क्या होती है, साउथ से नॉर्थ की तरफ, और एक्सटर्नली जो डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है। समझ में आ गई बात। तो आपको ही पता होगा कि नॉर्थ से स्टार्ट होता है और साउथ पर एंड हो जाता है, यानी कि नॉर्थ से स्टार्ट होगा और साउथ पर एंड होगा। यहाँ पर भी ऐसे ही कुछ होने वाला है। हम अगर बात करें जनरली इस विषय पर कि हमारा जो लोरेंज फोर्स होता है वो बेसिकली होता क्या है, तो देखो माय डियर स्टूडेंट, जैसे कि मान लो अगर मैं एक बैटरी का इस्तेमाल करूं, ठीक है, जिसमें एक साइड जो है वो पॉजिटिव हो, है ना, और एक साइड क्या हो, नेगेटिव हो। एक साइड पॉजिटिव हो और एक साइड क्या हो, नेगेटिव हो। तो क्या होगा, तो एक साइड मान लो कि पॉजिटिव ले लो और एक साइड जो है वो नेगेटिव ले लो। अगर ऐसा कुछ हम लें तो क्या होगा, ये आपको पता है कि जैसे कि मान लो इस बैटरी से अगर हम वायर को कनेक्ट करें तो इस वायर में फ्लो जो है वो इस डायरेक्शन में चालू हो जाता है, ठीक है, इस डायरेक्शन में चालू हो जाएगा। ठीक है सर, इतनी बात समझ गए। तो एक्चुअल में अगर मैं आपको एक सिंपल सी बात समझाऊं
कि इसमें से जो फ्लो हो रहा है वो चार्ज का हो रहा है, इसमें से फ्लो काय का हो रहा है, चार्ज का हो रहा है। तो चार्ज का जब इसमें से फ्लो हो रहा है तो ये पूरा चार्ज पार्टिकल इसमें से v वेलोसिटी के साथ फ्लो कर रहा है, कुछ ना कुछ इसका वेलोसिटी होगा, तो v वेलोसिटी के साथ ये फ्लो कर रहा है। समझ में आ गई इस सर्किट में। अब क्या है कि जैसे मान लो कि मैं, आपको पता है कि अगर जैसे मान लो कि मैं एक मैग्नेट ले लूं, ठीक है, जैसे मान लो कि मैं एक मैग्नेट ले लूं, ये इस प्रकार से मैग्नेट है, ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, ठीक है, साउथ पोल है नॉर्थ पोल है, और इसे जो है एक ऐसे करंट के वहां पर रख दूं जिसमें से जो है चार्ज पार्टिकल फ्लो हो रहा है क्यू, चार्ज पार्टिकल फ्लो हो रहा है क्यू। अब चार्ज पार्टिकल फ्लो हो रहा है मतलब करंट जो है वो आपका इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो हमें यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा तो इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बनते जाता है। समझ में आ गई बात। यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ये आपको पता है। तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो किस तरह बनेगा, तो आप अपने हाथ में एक स्क्रू लीजिए, या अज्यूम कीजिए कि आपके हाथ में एक स्क्रू है या एक मार्कर पेन है, ठीक है, जिसकी नोक आपके अंगूठे की डायरेक्शन में है और उसी तरफ करंट फ्लो हो रहा है। तो आपकी उंगलियां जिस डायरेक्शन में है ना, उस डायरेक्शन में एक्चुअल में इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, ये आपको अच्छे से पता है ना। सिमिलर अगर यहाँ पर मान लो कि करंट की डायरेक्शन इस प्रकार से है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस प्रकार से हो जाएगा, ये आप जानते हैं अच्छे से। क्लियर हो गई बात। अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ हो तो इस प्रकार से दिखाया जाता है, अगर बाहर की तरफ हो तो इस प्रकार से दिखाया जाता है बेसिकली। खैर हमारा ये मुद्दा नहीं है कि कैसे दिखाया जाता है, हमारा मुद्दा तो हम ये समझ रहे हैं कि लोरेंज फोर्स क्या होता है। तो लोरेंज फोर्स जो है क्या होता है कि जब इस वायर को यहाँ पर इस प्रकार से रखा और इस प्रकार से यहाँ पर एक, आप देख रहे होंगे कि ऊपर साउथ और नीचे नॉर्थ है, और इसमें से जब फ्लो हुआ तो इसमें क्या होगा, इस प्रकार से होगा, ठीक है, इस प्रकार से जो है यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है, इस प्रकार से करंट फ्लो हो रहा है, समझ गए। तो करंट इस प्रकार से फ्लो हो रहा है तो क्या होगा, अब अगर आप देखेंगे कि इस प्रकार से करंट फ्लो हो रहा है तो इसमें एक मैग्नेट जनरेट हो जाता है, और मैग्नेट जनरेट होगा तो इस डायरेक्शन में अगर करंट का फ्लो हो रहा है ना, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, ऐसे होगा कि नहीं, इस डायरेक्शन में होगा, होगा। समझ में आ गई बात। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अब अपने अंगूठे को रखेंगे तो जिस डायरेक्शन में उंगलियां जाएंगी आप समझ सकते हैं। क्लियर। तो यहां पर क्या होगा कि ये वायर जो है, जब आप इस प्रकार से, जनरली अगर मैं बात करूं कि इस प्रकार से आप मैग्नेट रखे हुए हैं, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, तो ये वायर जो है इस प्रकार से दूर चला जाता है, इस प्रकार से दूर हो जाता है इससे, यानी कि एक फोर्स का अनुभव करता है। समझ में आ गई बात। तो चलो ठीक है, मैं आप ज्यादा वो नहीं बढ़ाता हूँ वीडियो को, और आपको एक वीडियो से इसको दिखाने का प्रयास करता हूँ और समझाने का प्रयास करता हूँ, है ना। आप खुद भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है, नेशनल ML लैब जो भी ये चैनल है, यहाँ पर ये वीडियो अवेलेबल है। तो मैं इसको आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि क्या हो रहा है। The Lorentz force is a phenomenon experienced by an electric current which is made up of negatively charged particles or electrons moving through a wire. Shown here as yellow particles, electrons move from negative. आप देख सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो हो रहा है, यहाँ से करंट फ्लो होगा इस डायरेक्शन से, ऐसे हुए और ऐसे चले जाएगा। क्लियर हो गई बात। Positive. However, the convention is to think of electrical current as moving from positive to negative. So that's how we'll show it here using red particles. ठीक है, ये आपको चार्ज को बता रहा है, ये चार्ज इस प्रकार से जा रहे हैं। क्लियर हो गई बात।
If it's not moving, a charged particle doesn't create any magnetic field. But when it moves, it generates a little magnetic field अब ये जो है ये क्या है, इस डायरेक्शन में जो है जा रहे हैं ऐसे around it, shown by इस डायरेक्शन में जा रहे हैं चार्ज पार्टिकल। तो आप अपनी उंगलियों को, अपने अंगूठे को जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उस डायरेक्शन में रखिए और उंगलियों को घुमाइए, तो देख रहे हो ना ये क्या बन रही है, मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। ये जो सर्किट है इसके चारों तरफ ये क्या बन रही है, मैग्नेटिक फील्ड। और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, मैक्सवेल ने दी थी। समझ में आ गई बात? तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देता है सर्किट। these green arrows. Flip the direction of the current, and you flip the direction in which the magnetic field circle. अगर आप डायरेक्शन बदल दी तो आप देखो डायरेक्शन बदल दी तो फील्ड की डायरेक्शन बदल रही, अब इस डायरेक्शन में जा रहा है। समझ में आ गई? और जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसमें अंगूठा रखिए तो देखेंगे तो डायरेक्शन बदल गई। तो ये जो डायरेक्शन है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। समझ में आ गई? मतलब एक सर्किट में से जब करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर देता है वो। ठीक है, तो यही मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट भी होता है। The magnetic field produced by the current will interact with another magnetic field, just the way two magnets repel or attract each other. Here's a horseshoe magnet with a north and south pole. The magnetic field always points from north to south, as shown by the blue lines. तो आप देख सकते हैं ये एक मैग्नेट है। This wire is arranged in a kind of pendulum, so it can swing back and forth. फ्री टू स्विमिंग है ना? Let's insert the horseshoe magnet into the अब setup अपन कंसीडर कर रहे हैं and एक see what horseshoe happens when magnet। electricity runs through the wire and creates a magnetic field तो around आप it. देखोगे जब मैग्नेटिक फील्ड को, है ना, इस प्रकार से इसको ऊपर रखा गया, नॉर्थ को नीचे रखा गया, तो डायरेक्शन नॉर्थ से हमेशा साउथ पे एंड होती है। तो आप देखेंगे कि इसमें आपका जो करंट है यहाँ पर आप देखेंगे तो ये The बैटरी के pendulum हिसाब swings in a से different direction. कहाँ से कहाँ की तरफ जा रहा है ना? इस डायरेक्शन से इधर जा रहा है तो इस डायरेक्शन से इधर जा रहा है, और इसमें भी इस डायरेक्शन से इधर जा रहा है ना? तो आप पाएंगे कि ये दोनों एक समय पर, ये देखो To the ये देखो ये दोनों सेम मिल रहे कि नहीं? एक टाइम पर ये दोनों क्या हो रहे, सेम मिल रहे। जब ये दोनों डायरेक्शन सेम मिलती है तो ये वायर ऑटोमेटिक इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाता है, और इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होता है तो यहाँ पर एक फोर्स लगेगा, जब भी तो इधर रिफ्लेक्ट होगा। दैट फोर्स इज लॉरेंज फोर्स। समझ में आ गई? उस फोर्स को क्या कहा जा रहा है? लॉरेंज फोर्स। लेकिन अगर ये डायरेक्शन इधर हो और ये डायरेक्शन नीचे की तरफ हो तो ये वायर अंदर की तरफ रिफ्लेक्ट होगा, वो भी क्या है? लॉरेंज फोर्स है। तो मेरा मकसद आपको लॉरेंज फोर्स समझाना था, मैंने समझा दिया। अधिक जानकारी के लिए आप ये चैनल देख सकते हैं, है ना? इस पर आप सर्च करें, ठीक है, और इसको समझें। बाकी मैंने आपको समझा दिया। तो वीडियो को हम आगे नहीं चढ़ाते हैं और मैं आपको डेफिनेशन लिखवा देता हूँ कि किस तरह लिखना है, तो आप देख सकते हैं। लॉरेंज फोर्स, द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द चार्ज पार्टिकल Q मूविंग विथ वेलोसिटी v through an electric E and magnetic field B, the entire electromagnetic force F on the charged particle is called Lorentz force। तो जिस भी तरह से आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, ठीक है, नो इशू। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, if a charge plus Q is moving in electric field E, it experience a force QE called Lorentz electric force if the charge Q is moving in a magnetic field B। तो आप लगभग समझ गए, पढ़ लें और समझ लें। समझ में आ गई बात? क्लियर? निवेदन है आप पढ़ें और फिर भी डाउट हो तो मुझसे आप पूछें। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत सारा समय ले लिया इसमें हमने, ठीक है, एक ही क्वेश्चन को समझने में। अब हम पढ़ते हैं संट किसे कहते हैं। संट जो है उसकी अगर मैं बात करूं तो संट क्या होता है? संट जो है कुछ नहीं, एक वायर होता है, सिंपल सा। संट क्या होता है? एक वायर होता है, ठीक है। अब देखेंगे अगर संट के बारे में तो उसके कुछ एडवांटेज हैं, ठीक है। ये एक वायर होता है सिंपल सा, और वायर जो है इस प्रकार से लगा होता है। ये एक्चुअल में क्या होता है कि आपने सभी ने देखा होगा कि करंट मेजरमेंट के लिए गैल्वेनोमीटर होता है इस प्रकार का। अब क्या होता है कि जब हम इसको लगा देते हैं ना, तो ये जो वायर दिख रहा है, ये अगर ज्यादा करंट फ्लो होता है तो आपने देखा होगा
बहुत तेजी से इधर जाता है, और बहुत तेजी से जब इधर जाता है ना तो इसके टूटने की संभावना बढ़ जाएगी। और अगर ऐसा होगा तो क्या हर बार हम गैल्वेनोमीटर बदलते रहेंगे? मतलब आज लेके आए, अचानक से करंट बढ़ गया तो टूट जाएगा, तो इस समय तो बहुत नुकसान होगा। इस नुकसान से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इस नुकसान से बचने के लिए इसके सर्किट के अंदर ये मतलब नॉर्मल डायग्राम है, अब इसका मैंने सर्किट डायग्राम को पूरा खोल के नहीं बताया है, तो इसमें क्या करते हैं, एक वायर कनेक्ट कर देते हैं जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। समझ में आ गई? ये वायर हम सीरीज में भी लगाते हैं और जो है इस तरह पैरेलल भी लगाते हैं। सीरीज में क्या लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, या अभी हमारा कंसर्न नहीं है। पैरेलल क्यों लगाते हैं, कंसर्न नहीं है, लेकिन फिलहाल गैल्वेनोमीटर अगर यहाँ पर है तो हम इस जो है इस प्रकार से लगा देते हैं ताकि करंट का कुछ हिस्सा IS इसमें से फ्लो होकर इधर चला जाए, ताकि हमारे जो गैल्वेनोमीटर है ये सेफ बचा रहे। IG करंट यानी कि गैल्वेनोमीटर से जो करंट फ्लो हो वो चले जाए। तो ये कुल मिलाकर इसको सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए हम लेस रेजिस्टिव वायर या लेस रेजिस्टेंस का वायर यहाँ पर इस प्रकार से लगा देते हैं। पैरेलल में भी लगाते हैं, सीरीज में भी लगाते हैं, वो अकॉर्डिंग टू मतलब कि कहाँ पर किस तरह की रिक्वायरमेंट है, और बस इसे ही संट कहा जाता है। क्लियर? यहाँ पर भी आप देखेंगे तो देख सकते हैं, प्रोटेक्ट द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर फ्रॉम डैमेज ड्यू टू लार्जर करंट when connect parallel to moving coil galvanometer, the effective resistance of the combination is very small and the resistance in circuit is unaltered when the combination is connected in series in a circuit। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये जो है देख सकते हो आप, गैल्वेनोमीटर इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन इज वेरी स्मॉल। तो कुल मिलाकर आप समझ गए होंगे संट क्या होता है। स्मॉल रेजिस्टेंस का एक वायर होता है, सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए हम जो है इसको गैल्वेनोमीटर में यूज करते हैं, या फिर कॉइल गैल्वेनोमीटर, मूविंग जो गैल्वेनोमीटर कॉइल होती है उसमें प्रोटेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हिंदी मीडियम की एक मेरे को मिल गई थी, वो भी दिखा देता हूँ, उसमें भी देख सकते हैं। संट कम प्रतिरोध का तार होता है जिसे धारामापी कुंडली के साथ, अभी धारामापी कुंडली क्या है अभी आपको याद ही रखना है, ये मैं समझाने वाला हूँ नहीं यहाँ पर। ठीक है, के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, बस पैरेलल में ही जोड़ा जाता है इसको गैल्वेनोमीटर के साथ, ऐसा बताया जा रहा है इसमें। तो आपको याद रखना है, धारामापी की प्रबल धारा की सुरक्षा के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, धारामापी को अमीटर में रूपांतरित करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो आप देख सकते हैं संट के बारे में। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बिना विलंब करें। के बाद फिर अगर हम देखें, राइट द फोर डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड परमानेंट मैग्नेट। तो राइट द फोर डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट, यानी कि विद्युत चुंबक और स्थायी चुंबक। अब ये तो वाला कि बहुत सिंपल है, फिर मैं आपको समझा दूं इसके बारे में कि देखो ये इसके डिफरेंस है, आप देख सकते हो। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो इस प्रकार से होता है ना, आप देख सकते होंगे कि भैया इस प्रकार से यहाँ पर एक इंसुलेटर मटेरियल लगा दिया जाता है। इंसुलेटर का मतलब आप समझते हैं, जिसमें से करंट फ्लो नहीं होता। और क्या होता है कि इसमें हम करंट फ्लो करेंगे, तो ये जो एक मतलब इसको कॉपर का वायर ले लो या फिर सोलेनोइड जो बोलना हो बोल दो, ये मैग्नेट बन जाता है। लेकिन ये मैग्नेट टेम्पररी बनता है क्योंकि ये मैग्नेट करंट पर डिपेंड होता है। लेकिन अगर हम बात करें इसकी, तो ये तो परमानेंट मैग्नेट है, हमने बनाया है, जिसमें एक नॉर्थ होता है, सॉरी एक नॉर्थ होता है और एक क्या होता है, साउथ होता है। डायरेक्शन नॉर्थ से स्टार्ट होती है और साउथ पर ही खत्म होती है, और अंदर की तरफ साउथ से स्टार्ट होती है और नॉर्थ पे खत्म होती है। तो ये होता है परमानेंट मैग्नेट जो मार्केट में मिलता है। समझ गए आप बात? ठीक है, बायजूस से ली गई है इमेज। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट, इनके बारे में यहाँ पर आप देख सकते हैं। An electromagnet is a type of the magnet in which the magnetic field is produced by an electric current. The magnetic field disappears when the current is turned off. Electromagnet usually consist of wire wound into a coil. कुल मिलाकर ये पूरी तरह इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड होता है। इलेक्ट्रिसिटी बंद मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट भी बंद। अगर इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन बदल दी, यानी कि यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो इसकी डायरेक्शन भी बदल जाती है। पूरी तरह ये किस पर डिपेंड होता है, कुल मिलाकर ये पूरी तरह जो है आपका करंट पर डिपेंड होता है। समझ में आ गई बात? लेकिन इसकी बात करें तो ये तो स्टील का होता है बना हुआ, है ना। परमानेंट मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट मेड फ्रॉम अ मटेरियल दैट इज मैग्नेटाइज्ड एंड क्रिएट इट्स ओन persistent magnet field. And everyday example is a refrigerator magnet used to hold knot on a refrigerator door.
समझ गए होंगे आप, समझ में आ गई बात। अब यहाँ पर अगर अपन देखें इसको बारे में तो आप देख सकते हैं 4 डिफरेंस लिखना है। वैसे 2 का क्वेश्चन आएगा, 2 डिफरेंस लिख के आ सकते हैं। तो यहाँ पर इट इज मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन, ठीक है, इट इज मेड ऑफ स्टील, इट इज प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड सो लॉन्ग करंट फ्लो इन इट्स कॉइल। करंट पर तो डिपेंड कर रहा है, ये भी लिख सकते हैं इट इज डिपेंड ऑन करंट, इट इज नॉट डिपेंड ऑन करंट। आप समझ गए तो कैसे भी लिख सकते हैं, फिर भी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, है ना। यहाँ का देखना चाहें ये भी देख सकते हैं। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं अब, जिसके बाद फिर अब हम देखें अगर बायो-सेवार्ट फॉर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू एन एलिमेंट, है ना, ड्यू टू एन एलिमेंट ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर यूज इट डिफाइंड द ऐसा। इतना बड़ा क्वेश्चन तो आएगा नहीं, मतलब बोलना वो ये चाह रहा है कि एक वायर में से करंट का, यहाँ पर लिखा है हिंदी में, है ना, एक वायर में से करंट का फ्लो होता है, तो एक छोटे से हिस्से को आप काउंट करो तो उससे कितना मैग्नेटिक फील्ड जो है जनरेट हुआ ये बताओ। तो इतना बड़ा क्वेश्चन तो आएगा नहीं, लेकिन फिर भी हम बायो-सेवार्ट को समझ लेते हैं, ठीक है। किसको समझ लेते हैं? बायो-सेवार्ट को। उससे पहले जो है आपका एक क्वेश्चन मैं भूल गया, चलो बता दूंगा वो। बायो-सेवार्ट को अगर आप समझोगे तो ये देखो, ये है बायो-सेवार्ट लॉ, है ना। आफ्टर यस्टरडे एक्सपेरिमेंट वी हैव, सिंपल सी बात, बायो-सेवार्ट ने ये कहा कि हमने ये तो देख ही लिया कि एक वायर में से करंट फ्लो होता है तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो पहली बात ये कही इन्होंने कि द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट ऑफ कंडक्टर। जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। दूसरी बात ये कही कि भैया द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द करंट एलिमेंट। जितना ज्यादा करंट जितने वायर में फ्लो होगा, या फिर बोल सकते हैं जितना वायर आपने अज्यूम किया है उतना ज्यादा वो करंट जो है मैग्नेटिक फील्ड दिखाएगा। सिंपल सी बात, यानी कि उसका बता रहा हूँ ये डायग्राम यहाँ पर, ये आपने इतना अज्यूम करा तो इसका इतने ही मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, आपने इतना पूरा अज्यूम कर लिया तो इतने पूरे का मैग्नेटिक फील्ड बताएगा, है ना। इसको करंट एलिमेंट बोलते हैं। अब यहाँ पर हम बात करें तीसरे पॉइंट की, द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन थीटा, है ना, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन द लेंथ ऑफ करंट एलिमेंट टू पॉइंट ऑफ द ऑब्जर्वेशन पी। यानी कि बोलने का मतलब ये है कि इसके और इसके बीच का एंगल है वो थीटा। क्लियर हो गई बात, तो आपको याद रखना है। जिसके बाद फिर द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन करंट एलिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी। तो उनके बीच के डिस्टेंस का इनवर्सली रिलेटेड होता है। ये 4 पॉइंट जो है हमको ये बायो-सेवार्ट लॉ में मिलता है। बायो और सेवार्ट दोनों अलग अलग साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पर बायो-सेवार्ट लॉ पढ़ा है। और ये यहाँ पर पहले पॉइंट में ये बात कही, दूसरे पॉइंट में ये बात कही, तीसरे पॉइंट में ये, और चौथे पॉइंट में ये बात को सिंपली आपको याद रखना है। जब चारों इक्वेशंस को आप मिलाते हैं तो dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IDL sin थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा तो क्या आया, IDL sin थीटा अपन में r स्क्वायर। और ऐसा यूनिट अगर आप देखेंगे तो k की वैल्यू होती है म्यू नॉट अपन में 4 पाई, जिसकी वैल्यू होती है 10⁻⁷ टेस्ला इंटू मीटर अपन में एम्पियर। अब यहाँ से अगर हम dB की वैल्यू निकालते हैं तो इसको उठाकर k की वैल्यू को यहाँ पर रख दिया, यहाँ पे रखा तो हमको म्यू नॉट अपन में 4 पाई इंटू IDL sin थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर में निकला। और टेस्ला इसकी यूनिट है, समझ में आ गया। टेस्ला इज साइंटिस्ट पर डिपेंड है, तो आप याद रख सकते हैं, इसकी जगह 10⁻⁷ भी रख सकते हैं। तो ये मैंने आपको समझा दिया, जो कि बहुत ईजी था और एग्जाम में जरूर आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप याद रखें, ठीक है, ठीक है। एक क्वेश्चन में बीच में भूल गया हूँ, जिसको मैं फिर से फर्दर डिस्कस कर देता हूँ। क्वेश्चन ये था हमारा कि व्हाट इज मीन्ड बाय सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी क्या होती है ना। तो यही क्वेश्चन का अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है डिफाइन द करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, राइट इट्स SI यूनिट। तो इतना बड़ा उसने पूछा नहीं, 2 मार्क्स का है, 21-18 में आ सकता है, तो ये आने की संभावना हो सकती है। व्हाट इज मीन बाय सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। भाई गैल्वेनोमीटर आप सबने देखा है, मतलब करंट मेजर करता है भाई ये, और करंट मेजर करता है तो क्या थोड़ा सा भी करंट आता है तुरंत फ्लक्चुएशन दिखाता है उसके। वो रेड कलर के वायर में फोटो भी दिखाया था मैंने कि भूल गए, ये देखो ये वाला फोटो है। तो इस फोटो में आप अगर देखेंगे तो जैसे ही करंट मिलता है वो वायर देखा, मतलब कितना कितना फ्लेक्सिबल टाइप का होता है, मतलब थोड़ा सा भी करंट होता है कि तुरंत तेजी से दौड़ता है। आर यू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर अगर इस चीज को हम अंडरस्टैंडिंग कर लें तो ये मीनिंग जो है ये सेंसिटिविटी को बताता है।
सेंसिटिव होना मतलब क्या, थोड़ी सी चीज में भी समझ जाना, थोड़े से मतलब उस चीज को एब्जॉर्ब कर लेना, अंडरस्टैंडिंग कर लेना कि भाई क्या हो रहा है, सेंसिटिव बहुत ज्यादा है। मान लो मूवी हॉल में ही बैठे हैं और कुछ भी आकर अगर आपको, तो आप तुरंत समझ जाओ, तो यू आर वेरी सेंसिटिव, समझ रहे हो मतलब, या फिर गुस्सा भी आपको जल्दी आ जाता, तो आई थिंक यू आर वेरी सेंसिटिव। तो आप समझ सकते होंगे कि सेंसिटिव वर्ड का मीनिंग क्या है। तो व्हाट इज मीन बाय सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। सो सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर को अगर हम समझें तो इसके आंसर को आप समझ सकते हो, सिंपल सी बात। अ गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू डिटेक्ट एंड मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अ स्मॉल करंट। छोटे से छोटे करंट को भी मेजर कर रहा है, मतलब क्या है उसके अंदर सेंसिटिविटी है। It is very sensitive electromagnetic device that can measure small current even of the order of a few microamperes। समझ में आ गई बात। तो आप यहाँ पर भी समझ सकते हैं, द करंट सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वेनोमीटर टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। मैथमेटिकली यहाँ पर दिखाया गया है, तो आप वो देख सकते हैं। क्लियर हो गई बात। तो इस प्रकार से इसके आंसर को आप लिख सकते हैं। सिंपल सी बात है, सेंसिटिव होने का मतलब थोड़ा सा करंट भी दिखा देता है, यही उसकी सेंसिटिविटी है। और इसके फॉर्मूले को आप लिख के आ सकते हैं, सिंपल सी बात की ये उसका फॉर्मूला होता है सेंसिटिविटी का, है ना, और कुछ नहीं। यहाँ पर सबके बारे में लिख भी रखा है कि कौन सी चीज क्या है, बी क्या है ना, और थीटा और ए क्या है और एन क्या है, के बारे में भी लिख रखा है। और इसकी यूनिट भी आप देखेंगे तो रेडियन पर एम्पियर होती है ना। द एसआई यूनिट ऑफ करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर डिवीजन अपॉन एम्पियर और रेडियन पर एम्पियर होती है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे लगभग। के इज द रीस्टोरिंग टॉर्क। छोड़ो इन चीजों को, बस आपको ये याद रखना है फिलहाल अभी। ठीक है, गैल्वेनोमीटर क्या है इसके बारे में अगर कुछ आता है तो हम फ्यूचर में समझेंगे। आप भी जानते हो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, अब उसमें हम गैल्वेनोमीटर को समझने बैठ जाए इन टाइम पर, तो ये तो जरूरी नहीं होगा ना। फिर भी अगर किसी को चाहिए तो मैं अलग से गैल्वेनोमीटर का वीडियो बना दूंगा, उसको पूरा डिटेल में समझा दूंगा। ठीक है, एकदम बढ़िया तरीके से। तो अभी आप इतना पढ़ें, बहुत है आज के लिए। 5 क्वेश्चन ही हम रखते हैं, वीडियो भी लंबा हो चुका है 5 क्वेश्चन के हिसाब से, लेकिन क्या कर सकते हैं। ठीक है, फिर भी डाउट हो तो आप मुझे बताएं, और अच्छे से पढ़ें। एग्जाम पास में डेट तो आई गई है, आपको पता ही है ना, 2 मार्च से एग्जाम है, 21 मार्च को खत्म होंगे, तो भाई समय वैसे ही कम है, तो पढ़ें और डाउट हो तो पूछें। तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, वीडियो को हम समाप्त करते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक।